क्लास 10 के विज्ञान के जो एग्जाम में अगर आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, मैं लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बोर्ड एग्जाम अगर फोड़ना है तो एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ये आपको लगाने ही होंगे। इसके बिना आपके 70 में 70 नंबर का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। और जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है, वो टिक लगाएंगे नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में नई एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको टिक लगा दूंगा। मैं आपको मेन चीज बताता हूँ, एनसीईआरटी अगर आपको रिवाइज करना है तो वन शॉट वीडियोस हमने बना रखे हैं। एनसीईआरटी के बॉक्स के जो प्रश्न है और जो अभ्यास के प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्रश्न में आ जाते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के लिए पिछले साल बहुत से क्वेश्चन आ गए थे हर सेट में, तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। संतुलित, ये पहला दूसरा तीसरा तो बड़े नंबर में आएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये प्रश्न है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, क्या नाम होगा, क्या सूत्र होगा, ये 1 नंबर में आता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आप आ जाइए यहाँ पर, कौन सा उपचयन हो रहा है, कौन सा अपचयन हो रहा है, 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो, एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो खुद में ही और पहले से ही इंपॉर्टेंट है। मैं टिक कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ, ये आपको इंपॉर्टेंट लगा ही लेना है, ठीक है। ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये संतुलित रासायनिक समीकरण इसको करना, ये हर साल एग्जाम में आ जाता है, हर साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हर साल एग्जाम में आता है वो ये है क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन में क्या अंतर है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। उसके बाद संचारण और विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखने के लिए हर साल एग्जाम में आ जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही आसान है और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, संचारण से बचाने के लिए, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्या होती है, क्षार क्या होती है, इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पीएच पैमाना। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है, ये इंपॉर्टेंट है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लेटेस्ट पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता, ये शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो लिटमस पत्र है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ये जो पीएच पैमाना है ये एग्जाम में आता है। पीएच पैमाना किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन। आपके पास 2 विलयन है, एक का मान 6 है और एक का मान 8 है, तो किसका आयन अंदर सांद्रता अधिक है, कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है, ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया क्या होती है। और फिर ये ऑब्जेक्टिव में बोलूं या ना बोलूं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच मान क्या होगा। फिर ये क्वेश्चन है, आसफित जल विद्युत चलन क्यों नहीं करता, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या उपयोग है ना। मतलब ये सारे चीज जो एनसीईआरटी में नहीं भी हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन बैंक, हमारे वीडियोस, ठीक है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, इनको जरूर बना लो। इन पे मैं डेली वीडियोस बनाता रहता हूँ। इस वीडियो को आप हमारे नए चैनल पर देख रहे हो, हमारे मेन चैनल का नाम मैथमेटिक एनालिसिस है, वहां जाके आप देख सकते हो, सारा कंटेंट मैंने पढ़ा रखा है, और यहाँ पे भी, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, 2 उदाहरण दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। धातु एवं अधातु किसे कहते हैं, धातु एवं अधातु में भौतिक अंतर, धातु एवं अधातु में रासायनिक अंतर, एग्जाम में आता है। एग्जाम में 1 नंबर में आता है, आघात वर्त तथा तन्यता का क्या अर्थ है, और ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए, कमरे के ताप पर द्रव्य होती हैं, चाकू से काटी जा सकती हैं, ये 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं, सक्रियता श्रेणी, ये एग्जाम में आ जाता है बार बार। सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं,
ठीक है। उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये आता है एग्जाम में 2 नंबर में हर साल। ठीक है। धातु का निष्कर्षण, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, फिर धातु का संरक्षण करना, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। परिष्करण करना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज, अयस्क और गैंग में परिभाषित कीजिए। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, सोना चांदी, है ना। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती हैं? मिश्र धातु क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर बताइए धातु और अधातु में अंतर। और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चौथा चैप्टर पे आ जाओ, यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन मिलेगा बड़े बड़े नंबर में। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, CO2 का एक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जरूर आएगा। फिर आपका नाम पे आ जाएगा IUPAC नाम, सब कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। ठीक है। ये IUPAC नाम इसका लिखना है, इसका संरचना सूत्र बनाना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संकलन अभिक्रिया क्या होती है? टिप्पणी लिखने के लिए आती है एग्जाम में। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म पे प्रश्न आता है भर भर के। ठीक है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? मिशेल का निर्माण कैसे होता है? साबुन की क्रियाविधि क्या है? ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए ये प्रश्न हर साल आता है। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण देकर समझाइए, हर साल आता है। फिर ये प्रश्न एग्जाम में आता है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में क्या अंतर है? कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल आता है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या, हर साल आता है। साबुन की सफाई क्रियाविधि हर साल आता है। ठीक है, हर साल। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत ही बड़ा चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है। जैव प्रक्रम के NCERT के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं? स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है? पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है। उसके बाद ये जो NCERT के प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? पाचक एंजाइमों का क्या अर्थ होता है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में क्षुद्रांत को कैसे विकल्पित किया गया है? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर आ जाइए, मानव का श्वसन तंत्र एग्जाम में आता है चित्र बनाने के लिए। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? गैसों के विनिमय के लिए फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल कितना विकल्पित किया गया है? उसके बाद हार्ट का चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हार्ट का चित्र बनाने के लिए आएगा और कार्यविधि लिखने के लिए आएगी। ठीक। उसके बाद पादप में जल और खनिज का वहन कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन क्या होता है? मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है? ये चित्र बनाने का लिए एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो वृक्काणु की रचना है ये एग्जाम में आता है बहुत। ठीक है। वृक्काणु की रचना और क्रियाविधि का वर्णन एग्जाम में आता है। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? यह आता है एग्जाम में। फिर ये जो क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है? जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के वहन में क्या अंतर है? ठीक है। ये जो प्रश्न है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण एवं समन्वय में ये चित्र बनाने के लिए हर साल एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद ये वाला चित्र है, फिर ये मस्तिष्क है ना, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? मस्तिष्क कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? प्रतिवर्ती क्रिया का टहलने के बीच क्या अंतर है? ये बहुत प्रकाश अनुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? ठीक है। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। पादप हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाता है कौन सा है? ठीक है। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां, मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये एग्जाम में आता चित्र बनाने के लिए और उसके बारे में लिखने के लिए। उसके साथ साथ न्यूरॉन की संरचना बनाने के लिए चित्र में आता है। प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं? मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों को व्यवधान होता है? पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? अनैच्छिक क्रियाएं
तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ऑब्जेक्टिव तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं बोलूँ ना बोलूँ ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो ये है, डीएनए प्रतिकृति के प्रजनन में क्या महत्व है। ठीक है, विखंडन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। पुनरुद्भवन ये एग्जाम में आता है चित्र के सहित। मुकुलन क्या होता है, ये आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, एग्जाम में आता है ना। निषेचन और परागण और निषेचन में क्या अंतर है, ये एग्जाम में आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव मादा नर जनन तंत्र का ये जो चित्र है ये एग्जाम में आता है और उसके बारे में लिखने के लिए भी आता है। परागण और निषेचन में क्या अंतर है। शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है। यौनावरण के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन के क्या लाभ है। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। ऋतुस्राव क्यों होते हैं। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में बोलूँ ना बोलूँ ये तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही है। आनुवंशिकता चैप्टर पे आ जाओ। आनुवंशिकता का जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। किस पे प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर। ये जो चित्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लिंग निर्धारण पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, छोटा सा चैप्टर है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रश्न एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं लेकिन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वो मैं बता ही चुका हूँ। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, एग्जाम में आता है। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, चित्र आएगा बड़े बड़े नंबर पे। ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखी है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है ना। उसके बाद इसमें जितने भी उदाहरण है, एक क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर में 5 नंबर में और चित्र बनाने के लिए आएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की, इसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट जिसमें मैंने टिक किए हुए हैं। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका मतलब क्या है, ये न्यूमेरिकल हल करने के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये जो चित्र है ये चित्र एग्जाम में आता है। ठीक है, ये जो प्रश्न न्यूमेरिकल देख रहे हो उदाहरण, ये एग्जाम में आते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है। एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, इसको परिभाषित करना है, कैसे करोगे। और ये न्यूमेरिकल आते हैं 5 नंबर में, एक बड़े नंबर में आएगा। ये सारे न्यूमेरिकल हैं और इन सब न्यूमेरिकल को मैंने करा रखा है। फिर आ जाओ, मानव की नेत्र क्षमता से आप क्या समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आता है। ये चित्र नामांकित चित्र। ठीक है, निकट दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्यों होता है, निवारण कैसे होगा। इन दोनों में से दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दोनों आते हैं। किसी के आपके सेट में कोई आएगा तो आपके दूसरे दोस्त के सेट में कुछ और आएगा, जिले के हिसाब से ना। निकट नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु निकट बिंदु से क्या कितनी दूरी होती है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनेत्र की फोकस दूरी की परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विद्युत चैप्टर में जितने भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहे हैं, विद्युत परिपथ क्या होता है, एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल है मैं पहले ही बोल रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। ये चिन्ह परिपाटी देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ये सारे ओम का नियम हर साल एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला किस वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, एग्जाम में हर साल आता है। ये जितने भी न्यूमेरिकल में बोल रहा हूँ उदाहरण सारे इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। फिर ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, चित्र वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो एग्जाम में आते हैं। जैसे ये उदाहरण हो गया, उदाहरण नंबर 11.8 हो गया। सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। फिर यहाँ पे आ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत स्त्री वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है।
ये वाला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत शक्ति वाला न्यूमेरिकल ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के तो सारे जितने भी उदाहरण के न्यूमेरिकल्स हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बता दूं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8वां, 11वां, 14वां और 18वां जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन एक ही पेपर, ये सारे के सारे एक ही बार में आ गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण बताइए, दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र एग्जाम में आता है। ठीक है, फिर ये उदाहरण, ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के दो तरीकों के बताइए, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चैप्टर में आ जाओगे तो इसको पूरा पढ़ना है, ओजोन के बारे में है, ओजोन क्या होता है। ठीक है, हमें आर का प्रयोग क्यों करना चाहिए, आर है ना, ओजोन को क्षति ना पहुंचे हम क्या करें। उसके बाद नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, निम्न जैविकरणीय, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेना। ठीक है, ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना, इसमें से एक प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। तो ये एनसीईआरटी के ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा सब कुछ, पूरी एनसीईआरटी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग अलग वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देख लेना। और इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ।